So we are going to start 7th chapter, properties of matter. Before moving towards the properties of matter, we must have to know about the kinetic molecular model of matter. Kinetic molecular model काफी ज्यादा एक्सपेंड होता है. हम इसकी जस्ट 3 पॉइंट्स जो मेन पॉइंट हैं, 3 फीचर्स हैं, उनकी बात करेंगे. उनकी बेस पर सॉलिड, लिक्विड, मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे. ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के अकॉर्डिंग. काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के अकॉर्डिंग मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स. मैटर मॉलिक्यूल्स का बना है. अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और उन स्मॉल पार्टिकल्स को कहा जा रहा है मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स कहते हैं हम हर उस सब्सटेंस को जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है. मॉलिक्यूल्स एक सिंगल एटम की भी बात कर सकते हैं, जैसे हम आर्गन और हीलियम की बात करते हैं, हम इन्हें भी मॉलिक्यूल कहते हैं. इन्हें मॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली स्टेबल होते हैं. वाटर की जब हम बात करते हैं या हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं तो टू एटम्स के अटैचमेंट की बात करते हैं, तब ये मॉलिक्यूल बनता है, क्योंकि ये इस कंडीशन में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, स्टेबल होता है. ठीक है, बहुत सी ऐसी गैसेस हैं जो सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम उन्हें मॉलिक्यूल नहीं कहते. मॉलिक्यूल बेसिकली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाले छोटे से मैटर के पार्ट को, छोटे से पार्टिकल को कहा जाता है. और बहुत सारे मैटर्स, मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेसिस पर अटैच होते हैं. अच्छा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है कि मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स से बना है, और उन पार्टिकल्स को हम कह रहे हैं कि वो मॉलिक्यूल्स है. और मॉलिक्यूल्स मैंने आपसे कहा कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाले सब्सटेंस को, मैटर को हम मॉलिक्यूल कहते हैं. स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो लेकिन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हो. सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, मॉलिक्यूल्स रिमेन्स इन कंटिन्यूअस मोशन. मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो हमेशा कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं. ठीक है, मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल हमेशा मोशन में होते हैं. थर्ड पॉइंट इज मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर. हमें पता है सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं. तो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर. क्लियर? ये 3 पॉइंट अपने माइंड में रखते हुए अब सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड्स की. सॉलिड्स आपको पता है, कोई स्टोन हो, कोई मेटल का पीस हो, पेंसिल हो, आपकी बुक है, आपकी वाटर बॉटल है, कोई भी चीज है वो सॉलिड है. उसकी फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है. सॉलिड की शेप जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे आप शेप नहीं चेंज कर सकते. तो इंडिपेंडेंटली उसकी शेप फिक्स्ड होती है और उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है. सॉलिड हैविंग अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. एक फर्स्ट बात हो गई कि फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है. सेकंड बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस. मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉलिड के स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल सॉलिड के टाइटली पैक्ड हैं, कॉम्पैक्ट हैं, बिकॉज उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज्यादा हाई होती हैं. मॉलिक्यूल्स सॉलिड के वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं, अपनी ही मीन पोजीशन पर, यानी कि ये सॉलिड पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पर रहते हुए वाइब्रेशन करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते. मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, बट अपनी मेन पोजीशन पर रहते हुए वाइब्रेशंस करते हैं. उनके सारे पार्टिकल्स के बीच में, सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेशंस होती हैं. तो सॉलिड्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. कंटिन्यूअस मोशन में भी है. कौन सी मोशन? वाइब्रेटरी मोशन की बात कर रहे हैं हम. इनमें वाइब्रेटरी मोशंस हैं और मॉलिक्यूल्स हैं. सॉलिड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. सॉलिड मैटर का बना है और मैटर हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है. क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड्स की. लिक्विड्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, थोड़ा सा लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा गैप होता है. थोड़े से डिस्टेंस से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर है? जिसकी वजह से इनके बीच की अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़ी सी लो होती हैं एज कंपेयर टू सॉलिड. सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं बट गैस से ज्यादा होती हैं.
ठीक है, लिक्विड में हो गई वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की, दैट इज वाइब्रेशन। अब हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। पहली बात हम कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज मॉलिक्यूल्स। तो लिक्विड भी मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड में भी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, बट वो लूजली पैक्ड है, बिकॉज उनके बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कम है एज कंपेयर टू सॉलिड। सेकेंड हम बात करेंगे उनकी मोशन की। काइनेटिक मॉलिक्यूलर की थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स का कंटिन्यूअस मोशन में होना जरूरी है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, लेकिन अपनी मेन पोजीशन पर नहीं कहेंगे, वो थोड़ा बहुत अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल अपनी जैसे टाइटली सॉलिड के पार्टिकल, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट थे, वो तो बिल्कुल ही अपनी एक एग्जैक्ट पोजीशन पे जस्ट लाइटली वाइब्रेट करते हैं। बट लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते, बिकॉज उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो उनकी वाइब्रेशंस थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। क्लियर? होती अपनी ही पोजीशन पर हैं, बट थोड़ी ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स। कंटिन्यूअस मोशन में हो गए, लिक्विड में भी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, कंटिन्यूअस मोशन में है। थर्ड बात, अट्रैक्टिव फोर्सेस। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं। द थर्ड वन इज अट्रैक्टिव फोर्सेस। लिक्विड्स हैविंग अट्रैक्टिव फोर्सेस बट लेस देन द सॉलिड्स। और वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल्स लिक्विड के एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ये स्लाइडिंग इफेक्ट इन अ लिक्विड हेल्प करते हैं लिक्विड को फ्लो करने में। वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, अब एक कंटेनर में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच की अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होने की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर स्लाइड कर जाता है। इस स्लाइडिंग इफेक्ट की वजह से लिक्विड्स फ्लो करते हैं। हर लिक्विड के फ्लो करने का डिफरेंट रेट होता है। हनी हम कह रहे हैं लिक्विड है, पेट्रोल लिक्विड है, मिल्क लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, बट इन सब के फ्लो करने का रेट डिफरेंट होगा। क्लियर? द वॉल्यूम ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमेन्स द सेम। वॉल्यूम सेम रहेगा, बट कंटेनर पे डिपेंड करता है उसकी शेप। जिस कंटेनर में आप डालते हैं लिक्विड, वो कंटेनर की शेप अडॉप्ट कर लेता है, बट वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। आपने ग्लास में जितना पानी डाला, उस ग्लास के पानी को अगर आप जग में डाल देंगे तो वॉल्यूम सेम रहेगा, बट क्या चीज चेंज होगी, उसकी शेप चेंज हो जाएगी और वो फ्लो करेगा। फ्लो की करने की प्रॉपर्टी की वजह से जो लिक्विड है वो अपना वॉल्यूम मेंटेन रखता है, बट शेप चेंज कर लेता है, बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी दैट इज फ्लो, कि वो फ्लो कर सकता है। उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गैसेस की। गैसेस सबसे पहले बात कर लेते हैं, द पॉइंट वन इज मॉलिक्यूल। गैसेस भी मॉलिक्यूल्स हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो गैस में भी अभी इस कंटेनर में फॉर सपोज गैस प्रेजेंट है, दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। इस कंटेनर में आप देख लें, अगर 5 ही मॉलिक्यूल्स हैं तो वो एक दूसरे से कितना दूर दूर है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। सेकेंड पॉइंट, कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। यस, गैस के मॉलिक्यूल्स भी कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन होती है। हमने बात की लिक्विड्स और सॉलिड में, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। याद होगा मोशन के यूनिट में हमने मोशन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रैंडम मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। याद होगा उसमें हमने एक रैंडम मोशन की भी बात की थी, रैंडमली मूव करना पार्टिकल्स का। जिगजैग मोशन में पार्ट में ब्राउनियन मोशन के बारे में बात की थी। तो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं जिगजैग कंडीशन में, रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जिसे मॉलिक्यूल कहा जा रहा है। सेकंड पॉइंट क्लियर है कि कंटिन्यूअस मोशन होती है और गैस में रैंडम मोशन होती है।
उसके अलावा हम कहते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, बट गैसेस की अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स स्प्रेड हुए होते हैं, कॉम्पैक्ट नहीं होते, एक दूसरे के साथ रिजिडली अटैच नहीं होते, फार अवे होते हैं और कंटिन्यूअसली वॉल्स के साथ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। अगर एक कंटेनर में है तो वो कंटिन्यूअसली इस कंटेनर की वॉल्स, क्योंकि कंटिन्यूअस मोशन में है, कौन सी मोशन, रैंडम मोशन, और रैंडम मोशन की वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में भी स्ट्राइक कर रहे हैं और कंटेनर में है तो कंटेनर की वॉल्स के साथ भी स्ट्राइक कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मा, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसे मोस्टली छोटे लेवल पर डिस्कस नहीं किया जाता। कहा जाता है कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट आज हम बात करते हैं मैटर की 4th स्टेट की, दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा मैटर की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट है। यूनिवर्स का मेजर पार्ट इस प्लाज्मा स्टेट पर डिपेंड करता है। स्टार्स, सन्स, जितनी भी आप लाइटनिंग थिंग्स देख रहे हैं वो सारी की सारी प्लाज्मा स्टेट में प्रेजेंट होती हैं। ना वो सॉलिड में है, ना वो लिक्विड में है, ना वो गैस में। आपका सन ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, वो प्लाज्मा स्टेट में है मैटर की। आप जो स्टार्स देखते हैं वो स्टार्स ना सॉलिड स्टेट में है, ना लिक्विड स्टेट में है, ना ही गैस स्टेट में, वो प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन्स कि प्लाज्मा स्टेट ने बहुत मेजर पोर्शन आपकी यूनिवर्स का कवर किया हुआ है। आप लाइट्स देखते हैं, बल्ब्स देखते हैं, वो भी बेसिकली प्लाज्मा स्टेट है। रोशनी आपको कैसे नजर आती है बल्ब्स में? बेसिकली उस बल्ब में मेटल की प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से आप लाइटनिंग देख रहे हैं। अब प्लाज्मा स्टेट है क्या? बेसिकली गैस के मॉलिक्यूल्स को आप हीट प्रोवाइड करें, हीट प्रोवाइड करने की वजह से उस गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाए। आप हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाए। आपने हीट दी गैस के मॉलिक्यूल्स को, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करना शुरू कर देंगे और फास्टली मूव करते हुए एटम्स आपस में कोलाइड करेंगे, एक दूसरे को हिट करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलैप्स होगा उनका। इस कोलिजन की वजह से, इस हिटिंग की वजह से एटम जो है वो टूट जाएंगे। इतना फास्टली, इतनी ज्यादा एनर्जी दी गई कि इतना फास्टली मूव कर रहे थे कि एटम्स आपस में हिट करना शुरू कर दिया एक दूसरे के साथ कोलिजन स्टार्ट हो गई। इस कोलिजन के रिजल्ट में एटम्स टीयर ऑफ हो जाएंगे। जब एटम्स टूटेंगे तो क्या होगा? आपको पता है एटम के सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा ही है, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जब एटम्स में कोलिजन हो रही है, उस कोलिजन के रिजल्ट में एटम्स टूट रहे हैं। टूटने की कंडीशन में क्या होगा? हर ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। इस ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक एनर्जी है, इस ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक एनर्जी है। अगर इन ऑर्बिट्स की एनर्जी इंक्रीज कर दी जाए या डिक्रीज हो जाए तो एटम टूट जाता है। एटम टूटने का मतलब है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। टूटने के से हम और क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, या इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सिर्फ 3 पार्टिकल्स नहीं होते एक एटम में, इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम नहीं पढ़ते कॉमनली। तो एटम के टूटने पर डिफरेंट पार्टिकल्स का रिलीज होता है। अब हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा स्टेट की, तो अगर गैस के मॉलिक्यूल्स को हीट प्रोवाइड की जाए, ज्यादा से ज्यादा हीट दी जाए, उसके रिजल्ट में कोलिजन होती है। कोलिजन के रिजल्ट में मेटल्स टीयर ऑफ हो जाते हैं, टूटते हैं। उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में से निकल जाते हैं। फॉर सपोज एक एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा? पॉजिटिव आयन। क्लियर? आपने आयोनिक कंपाउंड्स भी जब डिस्कस किए थे, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव आयन बनता है, और जब एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव आयन बनता है। कैटायन एंड एनायंस याद होगा आपको। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो एक कैट आयन बन जाता है, यानी कि पॉजिटिव आयन फॉर्म हो जाता है। तो अब मीडियम में क्या चीजें प्रेजेंट है? मीडियम में फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं। दिस पोजीशन इज कॉल्ड प्लाज्मा। कि आपके पास एक कंडीशन में आयंस प्रेजेंट है, एक आयोनिक स्टेट है और उसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं वो भी एग्जिस्ट है, लेकिन बेसिकली आयोनिक
स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट कर रही है, पॉजिटिव आयंस आपकी मैटर में प्रेजेंट है, तो उसे कहा जाता है प्लाज्मा स्टेट। मैटर की प्लाज्मा स्टेट में पॉजिटिव आयंस बनते कैसे हैं? जब गैस, अब हम लिक्विड और सॉलिड की बात नहीं कर रहे, हम गैस के पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। जब प्लाज्मा की बात करनी है तो गैस के बारे में बात करनी है, लिक्विड और सॉलिड की नहीं। गैस के मॉलिक्यूल्स को जब हीट प्रोवाइड की जाएगी तो उसमें कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करना शुरू कर देंगे और ब्रेक कर देंगे एटम को। एटम को ब्रेक करने का मीन्स कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा देंगे। इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो पीछे क्या स्टेट रह जाएगी? एक एटम में से इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने पर रह जाता है पॉजिटिव आयन, जिसे कैटायन भी कहा जाता है, पॉजिटिव स्टेट। दैट पॉजिटिव स्टेट इज कॉल्ड प्लाज्मा। क्लियर? इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो गए, रिमूव हो गए और पॉजिटिव आयंस बन गए। दैट आयोनिक स्टेट इज कॉल्ड प्लाज्मा। आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। ये बात नहीं भूलनी कि प्लाज्मा इज बेसिकली आयोनिक स्टेट। आपके सन में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, सन में आयोनिक स्टेट मैटर की एग्जिस्ट कर रही है, स्टार्स में आयोनिक स्टेट मैटर की एग्जिस्ट कर रही है, आयंस बन रहे हैं। उस आयन के रिजल्ट में आपको ग्लो नजर आता है। फ्लेम इज अ प्लाज्मा स्टेट। हैरानी की बात है, आज तक आप फ्लेम के बारे में पढ़ते रहे, फ्लेम के बारे में डिस्कस करते रहे, लेकिन फ्लेम मैटर की कौन सी स्टेट है? प्लाज्मा स्टेट है। ना वो सॉलिड है, ना वो लिक्विड है और ना ही वो गैस है। आप कह सकते हैं फ्लेम के बारे में कि वो लिक्विड, गैस या सॉलिड है? नो, फ्लेम इज बेसिकली प्लाज्मा स्टेट, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा, आपने डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में, जहां पर आपने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी में डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था और साइंटिस्ट कह रहा था कि वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से। फिर जब प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ रहे थे तो रेजिडुअल गैस की वजह से डिस्चार्ज ट्यूब में ग्लो था, अगर आप लोगों को याद हो तो। दैट इज बेसिकली अ प्लाज्मा। उस डिस्चार्ज ट्यूब में प्लाज्मा फॉर्म हो जाता है, आयोनिक स्टेट मैटर की एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से आपको लाइट नजर आती है, ग्लो नजर आता है, ब्राइटनेस नजर आती है। क्लियर? प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और इस स्टेट में गैस जो है वो आयोनिक स्टेट में एग्जिस्ट कर रही होती है। क्लियर? गैस के मॉलिक्यूल्स आयोनिक स्टेट में जब कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज प्लाज्मा स्टेट। और आपका यूनिवर्स का मेजर पोर्शन बेस्ड ऑन प्लाज्मा मैटर की फोर्थ स्टेट पर एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी की। व्हाट इज डेंसिटी? आज तक आप लोग डेंसिटी सुनते रहे, समझते रहे, आपको बहुत हद तक क्लियर भी होगी। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज कि आयरन हैवियर है या वुड हैवियर है? मैंने एक आयरन का पीस रखा और एक वुड का ब्लॉक है। आप क्या बता सकते हैं कि आयरन हैवियर है या वुड हैवियर है? नो। आप कैसे कह सकते हैं? जनरली तो माइंड में आएगा कि मेटल है, आयरन मेटल है, वो हैवियर होगा, वुड लाइट सी होगी, आपके माइंड में ये आएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं 1 kg आयरन ले लूं और 1 kg वुड ले लूं तो दोनों तो सेम ही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आयरन हैवियर है या वुड हैवियर है? ये बताना कि कौन सी चीज हैवियर है और कौन सी चीज लाइटर है इतनी सिंपल नहीं है। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स में एक टर्म यूज होती है, दैट इज डेंसिटी। कि कौन सी चीज लाइटर है और कौन सी चीज हैवियर है, ये हमें बताती है डेंसिटी। फॉर सपोज मैंने एक आयरन का पीस ले लिया, ठीक है, और मैंने एक ले लिया, मैंने कॉटन ले ली, ठीक है, कुछ कॉटन के पीसेस ले लिए। अब कॉटन हैवियर है या आयरन हैवियर है, ये मैं कैसे कह सकती हूँ? क्योंकि अगर मैंने दोनों का 1 kg लिया तो मैं नहीं कह सकती, दोनों तो सेम वेट के हैं, कोई भी हैवियर नहीं है। बट मैं इनमें से कौन सी चीज हैवियर है ये बता सकती हूँ अकॉर्डिंग टू द टर्म दैट इज डेंसिटी। कि मैं इन दोनों के मैसेज को फिक्स कर दूं पर यूनिट वॉल्यूम, कि मैं इन दोनों का वॉल्यूम सेम ले लूं। मैंने एक कंटेनर लिया जिसका वॉल्यूम था 1 मीटर क्यूब। वॉल्यूम इज बेसिकली लेंथ, हाइट एंड विड्थ। लेंथ, हाइट एंड विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करें, दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। तो लेंथ का यूनिट मीटर, हाइट का मीटर और विड्थ का मीटर, तो मीटर 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 इज मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम का यूनिट हो गया मीटर क्यूब। मैंने 2 कंटेनर्स लिए हैं 1 मीटर क्यूब के, एक में मैंने इतने वॉल्यूम तक
इतने वॉल्यूम तक, दोनों का फिक्स वॉल्यूम लिया है, ठीक है। फिक्स वॉल्यूम तक इसमें मैंने आयरन ले लिया है और इसमें मैंने ले लिए हैं कॉटन। क्लियर? तो एक में मैंने आयरन ले लिया है और एक में मैंने कॉटन। वॉल्यूम दोनों का सेम है, 1 मीटर क्यूब, दैट मींस लेंथ, विड्थ एंड हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक चीज का वॉल्यूम पता चलता है, ठीक है। तो इन दोनों कंटेनर्स का वॉल्यूम मैंने ले लिया 1 मीटर क्यूब। आयरन इस वॉल्यूम तक, इस पोजीशन तक मैंने फिल किया आयरन को, और इस वॉल्यूम तक फिल किया मैंने कॉटन को। अब बताइए कौन सी चीज हैवियर होगी? It is obvious that iron will be heavier than cotton according to the same volume. दोनों का पर यूनिट वॉल्यूम लेने पर आयरन विल बी हैवियर देन कॉटन। ये हमें बताती है डेंसिटी। mass per unit volume is called density. Mass per unit volume is called density. Mass per unit volume is called density. अगर मैं इनका सेम आयरन और कॉटन का सेम वेट लेती, सेम मास लेती, तो कोई भी हैवियर नहीं होता। बट अगर मैंने एक फिक्स्ड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आयरन और कॉटन को लिया है तो उसके रिजल्ट में डेंसिटी के थ्रू हमें पता लग जाएगा कि कौन सी चीज हैवियर है और कौन सी चीज लाइटर है। क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि इस स्पेसिफिक वॉल्यूम में आयरन के मॉलिक्यूल्स तो बहुत टाइटली कॉम्पैक्ट हैं और टाइटली कॉम्पैक्ट होने की वजह से इतने से एरिया में ज्यादा मॉलिक्यूल्स कवर हो जाएंगे। ऐसा ही है, जब टाइटली पैक्ड हैं मॉलिक्यूल्स तो छोटे से एरिया में ज्यादा आ जाएंगे, और कॉटन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते, ठीक है। आपने देखा है कॉटन कितनी सॉफ्ट सी होती है, तो इतने कॉम्पैक्ट तो नहीं होंगे। अब मैं ये नहीं कह रही कि वो लिक्विड है तो फार थोड़े ज्यादा डिस्टेंस पे रहे, नो, है तो वो भी करीब ही होगी भी, तो उनमें भी वाइब्रेशन ही मीन पोजीशन पर। लेकिन एज कंपेयर टू आयरन, कॉटन के पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं, ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होते, ज्यादा रिजिड नहीं होते, जिसकी वजह से डेंसिटी आयरन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉटन, बिकॉज डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। और यूनिट वॉल्यूम मीन्स आप 1 मीटर के बारे में बात करें कि 1 मीटर की बात हो रही है कि उसमें आप स्पेसिफिक मास लेंगे तो किसी भी चीज की क्या डेंसिटी होगी। डेंसिटी आपको बताती है कि कौन सी चीज हैवियर है और कौन सी चीज लाइटर है। वॉल्यूम तो आपने सेम रखना है, बट वेट जब आप ले रहे हैं उन दोनों का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज कितनी हैवियर है और कौन सी चीज लाइटर है। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी आपको कौन सी चीज लाइटर है, कौन सी चीज हैवियर है, ये एक्सप्लेन करती है। और आप फॉर्मूला यूज करते हैं डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का वॉल्यूम आप कितना ले रहे हैं, उसका मास कितना ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी का एसआई यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, ठीक है। क्योंकि ऊपर मैस है तो मैस आपने केजी, मैस का यूनिट केजी और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब इज अ यूनिट ऑफ डेंसिटी। सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी का यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप जब भी न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हैं आपसे हमेशा कहा जाता है कि ऐसा यूनिट्स को फॉलो करें, ऐसा यूनिट्स को फॉलो करने का मतलब है कि सारे यूनिट्स एक ही सिस्टम में आ जाएं, ऐसा ही सिस्टम में। लेकिन अगर एग्जाम में या कभी न्यूमेरिकल करते हुए आपको यूनिट्स सीजीएस सिस्टम में दिए हों, लाइक ग्राम या सेंटीमीटर क्यूब में, तो इस कंडीशन में भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। बट आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपके फिर सारे यूनिट सीजीएस सिस्टम में हो। सीजीएस सिस्टम इज सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, तो आप इस सिस्टम में भी यूनिट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि फिर आपके सारे यूनिट्स सीजीएस सिस्टम में हो। लेकिन इंटरनेशनली ऐसा ही सिस्टम यूज होता है, तो हम न्यूमेरिकल्स करते हुए ऐसे सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये तो बात हो गई यूनिट की, डेंसिटी के यूनिट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ कन्वर्जन्स की, क्योंकि न्यूमेरिकल करते हुए हमें कुछ कन्वर्जन्स भी करनी होती हैं, तो उन कन्वर्जन्स को देख लेते हैं। और एक आपकी न्यूमेरिकल जो आपकी एग्जांपल दी हुई बुक में, उसे डिस्कस कर लेते हैं और ये कन्वर्जन्स देख लेते हैं। 1 मीटर क्यूब यानी कि
1 मीटर क्यूब, हम वॉल्यूम की बात करें, इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। ये बराबर होता है 1000 लीटर्स के। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ 1 लीटर, तो 1 लीटर कितने मीटर क्यूब के इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ये आपको कैसे पता चलेगा? आप 1 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, 1000 लीटर्स है तो 1 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 10 की पावर -3, क्योंकि नीचे है 10 की पावर 3 हो गया। और अगर आपको पता है जब कोई भी वैल्यू ऊपर आती है तो वो माइनस में चली जाती है, तो ये बेसिकली 1000 10 की पावर 3 है, तो ऊपर आएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में यूनिट को कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, और 1000 केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कन्वर्जन्स में हमेशा याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स करते हुए मैं आपको बहुत दफा बता चुकी हूँ कि जो चीज आपको पता है, आपको पता है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3 मीटर, तो जो चीज आपने फाइंड करनी है उसको बाद में रखना है, और जो चीज आपको पता है उसे पहले रखते हैं। फॉर सपोज आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि 2 लीटर कितने मीटर क्यूब के इक्वल है, तो आपको 2 लीटर्स पता है, आपको बेसिकली मीटर क्यूब में यूनिट फाइंड आउट करना है, तो आप उस वैल्यू को हमेशा बाद में लिखते हैं। न्यूमेरिकल्स करते हुए ये बात बहुत ख्याल रखिएगा कि अगर कन्वर्जन करनी है और आप भूल जाएं कि किस चीज को किससे डिवाइड करना है, तो फॉरन सिंपल इस तरीके से कर लिया करें कि 1 लीटर, आपको ये स्टैंडर्ड पता है, ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में 2 लीटर्स गिवन है, तो 2 लीटर को आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो 2 लीटर इज इक्वल टू 10 को मल्टीप्लाई, 10 की पावर -3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वाली चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, नीचे का फर्स्ट वर्ड और ऊपर का सेकंड वाली वैल्यू ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और इस फर्स्ट वाला जो है वो डिवाइड होता है, ठीक है। तो 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पेपर में कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल करते हुए इन चीज़ों से कंफ्यूज ना हुआ करें, जो चीज़ आपको पता है उसे पहले लिख लें, जो पता करनी है उसे बाद में लिख लीजिए। खैर, हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी कन्वर्जन्स की। अब फॉर सपोज आपको 1 लीटर कहा गया है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, और आपको वाटर के 5 लीटर्स गिवन है, आप चाहते हैं 5 लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें। तो वही बात जो मैं आपको भी कह रही थी कि जो चीज़ पता है उसे पहले लिख लीजिए, और जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसे बाद में। 1 लीटर, इनके 5 लीटर पता है, तो आप इस तरह लिखिए कि लीटर पहले आ जाए और मीटर क्यूब नेक्स्ट बाद में। लेक्चर फिनिश हो गए, वो उर्दू की मैम बुला रहे हैं। बस 1 मिनट बेटा। तो आप 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -3 से, तो आपका मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। डेंसिटी का आपको यूनिट फॉर्मूला पता है, मास पर वॉल्यूम। तो मास आपको 5 केजी अगर गिवन है वाटर का, तो आपने वो लिख लिया, और नीचे आपने लिख लिया उसका वॉल्यूम। तो इस तरह आप डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट इज बेसिकली द एग्जाम्पल आप खुद कर लेंगे, मुझे पता है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि सिंपल है। आपको मास गिवन है 500 ग्राम्स और आपको वॉल्यूम गिवन है 200 सेंटीमीटर क्यूब। ये सीजीएस सिस्टम में है, तो सीजीएस सिस्टम में तो इट्स ओके, आप सीजीएस सिस्टम में यूज कर लें, कन्वर्जन्स ना कीजिए। तो सीजीएस सिस्टम यानी कि 500 ग्राम ऊपर लिखा, 200 सेंटीमीटर क्यूब नीचे लिखा, तो आपका फिर डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यानी कि सीजीएस सिस्टम में आ गया। तो ये आपका आंसर है। क्लियर? फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल प्रेशर्स डिस्कस करेंगे, और आप नेक्स्ट केमिस्ट्री के पीरियड में आपका टेस्ट है, रिवाइज करके रखिएगा।